हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईस्ट चैनल पर। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में पार्ट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किया था चैप्टर 2 का, और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 चैप्टर 2 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो आज हम कवर करेंगे हमारे जितने भी चैप्टर 2 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझेंगे। बेसिकली आप क्या समझते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर से? अगर हम कंजप्शन को और एक्सपेंडिचर को दोनों को अलग अलग कर दें, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, यानी कंजप्शन और एक्सपेंडिचर को मिलाकर बना है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट? तो कंजप्शन और एक्सपेंडिचर को मिला के कंजप्शन एक्सपेंडिचर बना है, यानी कि जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं और कंज्यूम करने के लिए जो चीज़ें हम खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम, ठीक है, वो तो उन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि जो चीज़ें हमारे को कंज्यूम करनी है उसके लिए जितना भी हम खर्चा कर रहे हैं वो हुआ हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मानो चीकू गया अपने लिए शॉप पर टॉफ़ी लेने। ये है हमारा चीकू, ठीक है। ये है हमारा चीकू। चीकू गया शॉप पर। चीकू गया शॉप पर। अब प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये चीकू है और ये शॉप है, ठीक है। तो चीकू शॉप पर जाता है, वहाँ पर खरीदता है वो कैंडी। अगर वो कैंडी खरीद रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए खरीद रहा है। तो वो खर्चा हुआ अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए। जाके चीकू ने कैंडी खरीदी शॉप पर से और उसे कंज्यूम कर लिया। तो वो क्या हुआ, वो हुआ उसका पर्सनल कंजप्शन। क्या हुआ? पर्सनल कंजप्शन, क्योंकि चीकू ने वो अपने खाने के लिए खरीदी है, ठीक है। चीकू गया शॉप पर, उसने कैंडी खरीदी और खा ली, पर्सनल कंजप्शन। तो अब हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो अब हम आगे चलते हैं मीनिंग ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। तो मीनिंग ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर: expenditure on final goods purchased by household is called consumption on expenditure। जो भी खर्चा हाउस होल्ड करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो हुआ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अपने कंजप्शन के लिए किया गया खर्चा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होंगे जो अल्टीमेटली आपको एक प्रोड्यूसर के थ्रू प्रोड्यूस करके मार्केट में अवेलेबल हो रही है, शॉप्स पे अवेलेबल है, ठीक है। जो अब आपको ब्रेड खानी है तो ब्रेड के लिए आप क्या करोगे, दुकान पे जाके खरीदोगे ना, डायरेक्ट फैक्ट्री पे तो नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपको गुड्स फिनिश्ड नहीं मिलेंगे, फिनिश्ड गुड नहीं मिलेंगे, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में अभी बन रही है ब्रेड वहाँ पर फैक्ट्री में। तो आपको कहाँ पर फाइनल गुड्स मिलेंगे? फाइनल गुड्स आपको मिलेंगे शॉप्स पर। तो आप शॉप पर जाओगे, ब्रेड खरीदोगे, भैया को 50 रुपये दोगे और आप ब्रेड लेकर घर वापस आ जाओगे, और घर वापस आकर आप उसे कंज्यूम कर लोगे, ठीक है। तो वो जो खर्चा हुआ वो हुआ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझा दिया ये चीज़। अगर नहीं भी समझ आता है आप कमेंट्स कर देना, हम फिर से आपको इसी कॉन्सेप्ट को और इजी एग्जांपल के थ्रू समझा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स क्या हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। कहाँ कहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर यूज़ हो रहा है? हाउस होल्ड जो कंजप्शन कर रहा है उस पर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, जो सरकार कर रही है वो। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो सरकार खर्चा कर रही है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड कर रहे हैं वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट मतलब
जो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट कंजप्शन तो वो भी कर रहे हैं ना। अपना कुछ भी कंजप्शन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए एक कंज्यूमर कोई ना कोई खर्चा ज़रूर करता है, ठीक है। हर पर्सन अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर करता ही करता है, कुछ ना कुछ खर्चा करता ही है, ठीक है। ये तो बात हुई कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। नेक्स्ट हम करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अभी हमने बात की थी कि चीकू गया शॉप पे से कैंडी खरीदी और कंज्यूम कर ली, उसने किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो मैं आपके आगे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ रमन को। रमन ने क्या किया, उसने एक फैक्ट्री ली, ये है हमारी फैक्ट्री। रमन ने एक फैक्ट्री परचेज की, ठीक है, एक फैक्ट्री रमन ने खरीद ली। अब रमन ने फैक्ट्री खरीदी तो ये कौन सा खर्चा हुआ, रमन ने इन्वेस्टमेंट की, राइट। इन्वेस्टमेंट की किस पर्पज से की है, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, हम कर सकें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्लियर है। तो रमन ने फैक्ट्री खरीदी एक इन्वेस्टमेंट की फैक्ट्री खरीद कर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की फैक्ट्री खरीद कर। तो वो जो खर्चा हुआ एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक बिल्डिंग खरीदना, एक फैक्ट्री खरीदना, एक कंपनी खरीदना, एक मशीनरी खरीदना, ये सब हमारी इन्वेस्टमेंट हुई। क्यों खरीद रहे हैं ये सब? मशीन खरीद के हम घर में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे काम की नहीं। बट वही मशीन हम फैक्ट्री में लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम कुछ कमा सकें, उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें, क्लियर है। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी हमारी, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो खर्चा क्या कहलाएगा हमारा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो खर्चा हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया हो ताकि हम फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर सके, वो होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो रमन भैया ने क्या किया, फैक्ट्री खरीद ली, वो खर्चा किया, क्यों किया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों किया उसने, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ। मीनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया वही बोल रहा है ये भी, कि जो खर्चा फाइनल गुड्स परचेज करने पे लगाया प्रोड्यूसर ने, ठीक है, वहां पर कौन लगा रहा था, यहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कौन लगा रहा था, कंज्यूमर लगा रहा था, हाउस होल्ड्स लगा रहे थे, है ना। और यहाँ पर कौन लगा रहा है, प्रोड्यूसर, इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम। कंपोनेंट्स क्या हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी हो गई, प्लांट और मशीनरी खरीद ली, कोई फैक्ट्री खरीद ली, रमन ने फैक्ट्री खरीदी, ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई, लॉन्ग टर्म चलने वाली है ना। अब मैंने फैक्ट्री खरीदी, तो फैक्ट्री जब मेरे को चलानी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पस से खरीदी गई है, ये मुझे लॉन्ग टर्म यही फैक्ट्री चलानी है, लॉन्ग टर्म पर्पस से खरीदी गई है कि आज ये फर्म मैं चलाऊंगा, फिर आने वाले टाइम में मेरे बच्चे चलाएंगे, उसके बाद आने वाली मेरी जितनी भी जनरेशन है वो इस फैक्ट्री को आगे लेकर चलेगी और इसकी ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो ये हुआ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए की गई हो, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अनसोल्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि अब रमन ने फैक्ट्री तो खरीद ली, अब पर फैक्ट्री जब खाली रहेगी तो क्या फ़ायदा उस फैक्ट्री का। ऐसी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, मैंने कहा फैक्ट्री फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा हुआ जब फैक्ट्री खाली पड़ी है, तो उसके लिए कोई ना कोई इन्वेंट्री तो चाहिए होगी ना। तो वो क्या करेगा, इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गया फैक्ट्री में, तो रमन ने फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना शुरू किया। अब वो करता है प्रोडक्शन, मानो फर्नीचर का करता है, ठीक है, तो वो फर्नीचर बना के इकट्ठा करता जाएगा फैक्ट्री में। तो वो जो प्रोडक्शन फैक्ट्री में हो रखा है वो अनसोल्ड गुड्स हमारे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि एक स्टॉक तो रखना पड़ता है ना, कि आने वाले टाइम में अगर मानो कि 50 सोफ़ों का ऑर्डर हो गया, ठीक है,
50 सोफ़ों का ऑर्डर आ गया, तो फिर क्या करेगा वो? तो उसके लिए उसको पहले से ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, कुछ इकट्ठा करके रखना पड़ेगा ना। तो ये हुई हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल भी आ जाएगा और अनसोल्ड गुड्स भी आ जाएंगे। क्लियर है कंपोनेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। रमन के एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो भी फिक्स्ड एसेट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुए। ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इस एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, जो स्टॉक मैंने कहा कि स्टॉक करके रखेगा ना, बहुत सारा फर्नीचर पहले से ही बना के रखेगा, पहले से प्री प्लान करके रखेगा कि वही हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे 50 सोफ़ों का ऑर्डर आ जाए, है ना, तो इसलिए पहले से ही कुछ सोफ़े रेडी रखेगा वो। ठीक है, तो वही इस एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब हुई आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने के लिए मटेरियल भी चाहिए होगा। ये तो समझने की बात हो गई, ठीक है ना, कि ये तो समझने की बात हो गई जो मैंने आपको समझा दिया सब कुछ। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको डेफिनेशन आए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली क्या है, हमारा एम क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तब क्या होता है कि हमारे को बहुत ईजी हो जाता है कि हमें एग्जाम में लिखना क्या है भाई। ठीक है ना, किस तरह लिख रहा है वो तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी, बट अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि हमें लिखना क्या है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में है क्या। ठीक है ना, तो बहुत इजीली समझ आ गया ये भी कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट पे करने वाला खर्चा जो भी होगा वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं बच्चे? इसके कंपोनेंट्स हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए जाती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे को फैक्ट्री खरीद ली, हमने प्लांट खरीद लिया एक, उसके बाद हमारे को जो सामान बेचना है उसका स्टॉक करके रखना, वो एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइनल गुड्स, क्योंकि बार बार ये टॉपिक आ रहा है कि फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हुए? जो हमारा कंजप्शन पे खर्चा हुआ और जो हमारा इन्वेस्टमेंट पे खर्चा हुआ, वो हुआ हमारा फाइनल गुड्स। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू फाइनल गुड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आप लोग क्या समझते हैं इन्वेस्टमेंट से? एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए इन्वेस्टमेंट है क्या। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं तो वही जो हमने पीछे पढ़ा अभी, कि किसी भी चीज़ के लिए जब इंसान चाहता है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है तो उस वक्त वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़े वाला अगर घर में खाली बैठा है तो वो कुछ अर्न नहीं करेगा, राइट? बट वहीं वो 2 कंप्यूटर खरीद लेता है। ठीक है, तो कंप्यूटर खरीदने में उसने इन्वेस्टमेंट की, जितने भी अमाउंट का कंप्यूटर खरीदा उसने इन्वेस्टमेंट की, उससे क्या करेगा वो? अर्न करेगा प्रॉफिट। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट करेगा तभी तो लोग उसके पास जाएंगे और अपना काम करवाएंगे। साइबर कैफ़े में यही होता है ना, प्रिंट आउट निकलवाना, हमारे डिफरेंट काम जो भी होते हैं, फॉर्म्स वगैरह, सबमिशन वगैरह। ठीक है, तो वो सारे काम के लिए साइबर कैफ़े जाते हैं। तो हम जाएंगे, उनसे काम करवाएंगे, तो उन्हें पैसे देंगे, तो उनका ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, तो 2 कंप्यूटर डालने से एक साइबर कैफ़े वाले का फ़ायदा हो रहा है। तो ये हुई उसकी इन्वेस्टमेंट कि उसने कंप्यूटर में पैसा इन्वेस्ट किया। उसी तरह हम एक फैक्ट्री खरीदते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हर पर्सन इन्वेस्ट करता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो सिंपल एक डेफिनेशन से हम समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। एन इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे बट आर यूज्ड इन द फ्यूचर टू जनरेट वेल्थ। कहा था ना मैंने आपको, किसके लिए करते हैं हम ये? टू जनरेट वेल्थ, राइट? तो इन्वेस्टमेंट
हम कोई भी गुड्स लाइक फैक्ट्री मैंने खरीदी, लाइक फैक्ट्री, रमन ने खरीदी फैक्ट्री। तो क्यों खरीदी? रमन ने फैक्ट्री खरीदी ताकि वो क्या कर सके, इनकम को जनरेट कर सके, इनकम को जनरेट कर सके, इसलिए रमन ने फैक्ट्री खरीदी। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल फॉर्मेशन भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्म ही तो कर रहे हैं, कैपिटल ही तो बनेगी हमारी। मैंने फैक्ट्री ली, फैक्ट्री में फर्नीचर डाला, है ना, तो ये क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन ही तो हो रहा है, कुछ पूंजी बन रही है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्लियर होगा आपको, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स एट एनी गिवन टाइम इन एन इकोनॉमी। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स एट एनी गिवन टाइम इन अ इकोनॉमी। क्लियर है। Net investment, it is that investment as a result of which there is increase in capital stock, यानी कि कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है नेट इन्वेस्टमेंट। इसको हम करते हैं फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसमें हम डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर लेंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि ग्रॉस मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेट से बड़ा है ग्रॉस। ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा, जब नेट इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट में से, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को और नेट इन्वेस्टमेंट को। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू जब होती है, वैल्यू रखे रखे धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती जाती है। मानो आज मैंने 1 लाख रुपए में एक कंप्यूटर खरीदा है, आफ्टर 1 ईयर मेरे कंप्यूटर की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो उसको ही कहते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है 1 लाख रुपए से हम अगर हम वापस उसे बेचने जाते हैं, 1 साल बाद अगर हम वापस बेच देते हैं, मानो सेल कर देते हैं, तो हमारे को उसके 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, उसके तो हमें 90 कुछ मिल जाएंगे, 90,000 मिल जाएंगे या 80,000 मिल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि उसकी वैल्यू जो है प्रोडक्ट की वो डेप्रिशिएट कर चुकी है। ठीक है। डेप्रिशिएशन की वजह से उसका जो अमाउंट था वो कम हो गया, उसे कहते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम डेप्रिशिएशन को ही समझ लेते हैं कि डेप्रिशिएशन क्या है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब आ गए हम अपने डेप्रिशिएशन पे। डेप्रिशिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिशिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल का जो कंजप्शन हो रहा है, मैंने आपको बताया कंप्यूटर का हम कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं उसको, तो क्या है वो हम एक तरीके से उसका कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। कंज्यूम मतलब खाना नहीं कि हम खा गए उसको, कंप्यूटर थोड़ी ना खा सकते हैं हम। कंजप्शन मतलब उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो किसी भी फिक्स्ड कैपिटल का जो कंजप्शन है वो डेप्रिशिएशन हुआ। ठीक है। तो डेप्रिशिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी है। तो कभी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आए तो ये मत सोचना कि ये क्या नया वर्ड आ गया, भाई नया वर्ड नहीं है, ये डेप्रिशिएशन को ही हम बोलते हैं। ठीक है। तो हम डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। डेफिनेशन क्या है डेप्रिशिएशन की, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, एसेट की वैल्यू में फॉल आना। ठीक है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये पेन दिख नहीं रहा ना, यस ये ठीक है। ठीक है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से जब वैल्यू में फॉल आता है, किसी भी फिक्स्ड एसेट में फॉल आता है, ठीक है, द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है। कुछ समय बाद ही, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस चेंज इन टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलेंस का मतलब जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो हमें पता था कि भाई हाँ आगे चलकर हमारी टेक्नोलॉजी बदल सकती है, फिर भी हमने चीज़ को प्रोडक्ट को हमने खरीद लिया, और अब उस प्रोडक्ट में चेंज आ गया है और अच्छे फीचर्स आ गए हैं, तो क्या होगा कि हम इसे बोलेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है।
ठीक है, तो डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। थोड़ा बहुत भी जो चीज़ें रखे सामान हमारा नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है उसे ही डेप्रिसिएशन कहेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस देख लेते हैं। रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जो सोचा था कि भाई हाँ हो सकते हैं, कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरी चीज़ की इतनी वैल्यू ना रहे। लाइक कंप्यूटर ही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में, कि अभी तक लोग कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, ठीक है, बट अब क्या है कि अब लोग लैपटॉप यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि लैपटॉप क्या होता है, ईजिली कैरी कर सकता है हर कोई, अपने बैग में डाला और ले गया। पर कंप्यूटर अगर बैग में डाल के लेके जाने लगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, राइट। तो फिर ऐसे नहीं कर सकते हम, इसलिए हम सोचते हैं कि हमेशा छोटे से छोटा प्रोडक्ट हो जो इजीली हम उसे कैरी कर सकें, अपने साथ ले जा सकें, ठीक है ना, यूज़ कर सकें। तो कंप्यूटर को तो नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि हाँ यार लैपटॉप होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि कंप्यूटर लेके तो मैं हर जगह नहीं घूम सकता, है ना। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, माइक्रो होता जा रहा है ना, चीज़ें छोटी होती जा रही हैं, तो वो चीज़ ईजी हो जाता है कि हम उसे कैरी कर सकें और कहीं पे भी अपने साथ ले जा सकें। तो वो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज। एक और एग्जांपल देती हूँ टेक्नोलॉजी में चेंज से रिलेटेड, लाइक कीपैड मोबाइल, राइट। कीपैड मोबाइल आप सब ने देखा होगा, बेसिकली सब लोग, हर कोई कीपैड मोबाइल यूज़ करता था। आज के टाइम में मोस्टली लोगों के पास कौन सा मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है, राइट। तो ऐसा क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आया, हर कोई अपडेट हो गया, ठीक है ना, हर पर्सन अपडेट होता जा रहा है। तो वो सोचता है यार कीपैड मोबाइल में तो कोई फीचर ही नहीं है, ना अच्छा कैमरा होता है, ना इतने फीचर्स, ऐप्स, ये सब कुछ भी नहीं होता है ना। तो हर कोई चाहेगा कि हम क्या करें, हम एंड्रॉयड मोबाइल लें टच स्क्रीन का, राइट। तो ये क्या हुआ, किस वजह से हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से हुआ, ठीक है। टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो लोग भी अपडेट हो गए, बिकॉज चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो अब रमन है, रमन ने क्या किया, रमन तो कीपैड वाले मोबाइल बेच रहा था, मान लो वो अपनी फैक्ट्री में कीपैड वाले मोबाइल बेच रहा था, ठीक है, कीपैड बेच रहा था, ठीक है। बट अब टेक्नोलॉजी में वही चेंज आ गया, हर कोई कौन सा यूज़ कर रहा है, हर कोई यूज़ करेगा टच स्क्रीन, टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा, वो बिना बटन का हो गया टच स्क्रीन। तो अब रमन क्या करेगा, रमन शिफ्ट हो जाएगा कीपैड से टच स्क्रीन की तरफ। अब वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, रमन करेगा टच स्क्रीन का प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन, टच स्क्रीन का प्रोडक्शन शुरू कर देगा, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब हम करते हैं कैपिटल लॉस का मीनिंग। इट रेफर्स टू लॉस इन वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। कैपिटल लॉस क्या है, डेप्रिसिएशन हमने समझ लिया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हमने समझ लिया, अब हम कैपिटल लॉस समझेंगे। कैपिटल लॉस क्या है, मैं लेफ्ट साइड में समझा देती हूँ सीता के एग्जाम्पल से आपको। ये है सीता और उसके हाथ में है उसका मोबाइल फ़ोन, राइट। वो मोबाइल फ़ोन चलाते हुए, सीता मोबाइल फ़ोन चलाते हुए जा रही है, कहाँ पे, सड़क पर, ठीक है, सड़क पर जा रही है सीता मोबाइल फ़ोन चलाते हुए। यहाँ से आया एक चोर और उसने सीता का मोबाइल चोरी कर लिया। यहाँ से आया चोर और उसने मोबाइल चोरी किया और वो भाग गया, तो ये हुआ हमारा कैपिटल लॉस। जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसका मोबाइल जो है वो उसकी कैपिटल है, किसकी, सीता की, और वो मोबाइल चोरी हो गया, तो वो हुआ हमारा कैपिटल लॉस। सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस, ठीक है। क्यों हुआ कैपिटल लॉस, क्योंकि वो क्या हो गया, चोरी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो इट रेफर्स टू लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। अब एक्सीडेंट में भी, जैसे कार लेके जा रहे हैं हम, कार लेके जा रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हुआ, मेरी पूंजी का लॉस हुआ ना, कैपिटल का लॉस हुआ, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर लॉस। ठीक है, प्रोविजन फॉर लॉस क्या है? प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स एज इट इज़ एन एक्सपेक्टेड लॉस। प्रोविजन क्या है? हम पहले से ही नुकसान की भरपाई के लिए सोच के रखते हैं कि भाई हमारे को आने वाले टाइम में हो सकता है कि मेरी चीज़ों का ये नुकसान हो सकता है ना, कि मेरी लाइक मशीनरी है वो आने वाले टाइम में उस खराब हो सकती है, तो उसकी वारंटी करवा लेते हैं हम एक्स्ट्रा पैसे देकर, है ना। तो वही चीज़ है, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज़ एन एक्सपेक्टेड लॉस, जब आपको पता हो कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, बट कैपिटल लॉस में क्या है? कैपिटल लॉस में नो सच प्रोविजन इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस एज इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड लॉस, क्योंकि इसमें क्या है? अनएक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है, यहाँ पर क्या था? यहाँ हमारा एक्सपेक्टेड लॉस था, यहाँ बट हमारा अनएक्सपेक्टेड लॉस है कि हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में मेरा फ़ोन चोरी हो सकता है, आने वाले टाइम में फैक्ट्री में आग लग सकती है, नहीं पता किसी को, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है, अनएक्सपेक्टेड है, नहीं सोचा था। ठीक है, तो ये हुआ कैपिटल लॉस का प्रोविजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं होती, बट इसमें प्रोविजन होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहती है डेप्रिसिएशन की? इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, बट कैपिटल लॉस इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। इससे आप क्या समझते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि जो भी हमारा उत्पादन हो रहा है उसकी प्रक्रिया में कोई भी मतलब कि बाधा ना आए। ठीक है, कोई भी हैम्पर ना हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मानो मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है तो उसका प्रोडक्शन में थोड़ी ना फ़र्क पड़ेगा। कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ हम करते रहेंगे, चलता रहेगा अच्छा खासा, है ना। इट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, बट इसका फ़र्क पड़ेगा कि अगर मेरा मोबाइल चोरी हो गया तो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले पाऊँगी? नहीं ले पाऊँगी ना। आप क्लासेस ले पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसका असर पड़ेगा, फ़र्क। ठीक है, प्रोडक्शन पे इसका फ़र्क पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़ा ऑब्सोलेंस क्या है। ठीक है, अब हम उसका ऊपर से मीनिंग वगैरह पढ़ लेते हैं। पहले आप इन सभी का एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये सारा स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी रिवीजन करिएगा और हाथ के हाथ रिवीजन करते जाइए, इन सब के नोट्स बनाते जाइए। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उसे एक बार पढ़िए, फिर हफ्ते के लास्ट डे जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको बाद प्रॉपर पूरे चैप्टर की रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं तो इजीली आपका रिवीजन भी होता रहेगा हाथ की हाथ। ठीक है, तो हाथ की हाथ रिवीजन भी करते चलिए, फिर हम इसके बाद टेस्ट भी देना शुरू करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम लोग अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, उसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी भी स्टार्ट करनी है अपनी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि हाथ के हाथ आप इसकी रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की। मीनिंग, इट इज़ एन एक्सपेक्टेड लॉस। पीछे पढ़ा था हमने कि एक एक्सपेक्टेड लॉस होता है। ठीक है, इट इज़ मैनेज बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, यानी कि ये हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी मैनेज्ड। ओके, मैनेज कर सकते हैं इसको। मेकिंग प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसके लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रख सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में मेरी मशीनरी थोड़ी सी ये है कि टाइम ज़्यादा लेने लगेगी प्रोडक्शन करने में, क्योंकि बूढ़ी हो जाती है ना, मशीन भी तो बूढ़ी हो सकती है भाई, रोज़ रोज़ काम कर रही है तो एक टाइम आएगा कि वो स्लो वर्क करना शुरू कर देगी, राइट। तो वो स्लो वर्क करेगी, इसलिए हम पहले से ही उसका भी इंतज़ाम करके चलते हैं। फैक्ट्रीज़ जो है वो पहले से ही, फैक्ट्रीज़ वगैरह में पहले से ही वो लोग सोच के चलते हैं कि भाई आने वाले टाइम में मशीन ये पैसा मांगेगी। ठीक है ना, क्योंकि वो धीरे वर्क करने लगेगी तो हमारे को उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, ऑयलिंग करानी पड़ेगी, तो इसलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखते हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड लॉस, यानी कि हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। ठीक है, unexpected loss of value of assets, it occurs due to natural calamities also termed as capital loss। ठीक है, नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से क्या होता है, मानो बाढ़ आ गई, बाढ़ आने की वजह से क्या होगा, आपका होटल चल रहा है, लाइक केरला में बाढ़ वगैरह आती रहती है, तो केरला में आपका सी के पास ही कोई वो है होटल। ठीक है, अब बाढ़ आई, वो होटल बह गया, तो क्या हुआ, कैपिटल लॉस हुआ आपका, जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लड्स आई, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका
होटल बह गया तो वो अनएक्सपेक्टेड था, आपने सोचा नहीं था कि भाई बाढ़ आ सकती है और होटल बह सकता है, नहीं सोचा था ना। अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिर गई, राइट, अनएक्सपेक्टेड था, नहीं सोचा था कि घर गिर सकता है, राइट। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन, डेप्रिसिएशन कैन बी प्रिडिक्टेबल। मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन के लिए हम पहले से ही फंड रिजर्व कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में मेरी मशीन को ऑयलिंग की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, मेरी कार को रेनोवेशन की या फिर सर्विस की नीड हो सकती है, तो मैं पहले से प्रेडिक्ट करके रखती हूँ कि हाँ भाई आने वाले टाइम में ये खर्चा हो सकता है, इसलिए मैं उसके लिए सेविंग्स करके रखूँ। तो डेप्रिसिएशन कैन बी प्रेडिक्टेबल, ओके। कैपिटल लॉस इज अनप्रिडिक्टेबल। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने होटल खोल रखा है और अर्थक्वेक आया और होटल गिर गया, तो क्या हुआ, कैपिटल लॉस अनप्रिडिक्टेबल। सोचा ही नहीं था कि मेरा होटल गिर सकता है, नहीं सोचा था ना, तो ये अनप्रिडिक्टेबल हुआ। एग्जाम्पल, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सीडेंट हो गया, नई कार खरीदी थी, ठीक है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, मैंने बताया आपको पीछे स्लाइड्स में कि कंप्यूटर था, कंप्यूटर की जगह अब लैपटॉप्स आ गए हैं, तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो हर कोई लैपटॉप की तरफ शिफ्ट हो गया है कंप्यूटर से, राइट। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, थेफ्ट एसेट्रा। चोरी हो गया मोबाइल, अनएक्सपेक्टेड था, सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। होटल गिर गया अर्थक्वेक की वजह से, सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये ऑब्सोलेंस का एक वर्ड है डिसयूज्ड, यानी कि जो अभी यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। डिक्शनरी में देख लीजिएगा, अगर क्लियर ना हो कि ऑब्सोलेंस है क्या, तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और आई होप आपको ये डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि इस पे से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आप क्या समझते हैं? इनकम का सर्कुलेशन इकोनॉमी में कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, वो हुआ हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स, ओके। 4 सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी को डिवाइड कर रखा है। वो 4 सेक्टर्स क्या हैं? तो देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे 4 सेक्टर्स कौन से हैं, हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। फर्स्ट इज हाउसहोल्ड सेक्टर, सेकंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसको हम कहेंगे फर्म्स, ठीक है, फर्म से डिनोट करेंगे। थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल सेक्टर्स। एक्सटर्नल सेक्टर्स कौन से होते हैं? जो बाहर से हों, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के बाहर से जो भी सेक्टर्स हैं, उनसे जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो एक्सटर्नल सेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? 4 सेक्टर इकोनॉमी के, जिसमें से फर्स्ट है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर लाइक फर्म, थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल सेक्टर, दैट इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो अब आगे हम समझते हैं 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें हम लेंगे हाउस होल्ड को और फर्म को। 2 सेक्टर्स की बात करेंगे अब हम, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो इन 2 सेक्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। हाउस होल्ड को, और हमें किस किस को पढ़ना है? हाउस होल्ड को और प्रोड्यूसर सेक्टर को पढ़ना है, ठीक है, यानी हाउस होल्ड और फर्म्स। तो चलिए अब हम दोनों सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में। तो अब हम बात करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी की,
टू सेक्टर इकोनॉमी में हम बात करेंगे रियल फ्लो की और मनी फ्लो की। दोनों डायग्राम्स रियल फ्लो और मनी फ्लो हम इस एक ही स्लाइड में सीख लेंगे, ठीक है। रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है, क्लियर है। तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में दो चीज़ें होती हैं, फर्म होगा, हाउस होल्ड होगा, ठीक है। फर्म, हाउस होल्ड। तो पहले हम कर लेते हैं रियल फ्लो, ठीक है। ये है हमारी फर्म और ये है हमारा हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड और ये हमारी फर्म। अब सबसे पहले हम देखेंगे हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देती है, ठीक है। हाउस होल्ड फर्म के पास जाती है क्या लेकर, फैक्टर सर्विसेज लेकर। क्या लेकर जाएगी, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं, मैंने आपको फैक्टर इनकम के बारे में बताया था ना, जो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस बताया था ना। फैक्टर इनकम वो इनकम जो कि हमारे को मेहनत करने से मिलती है, और ट्रांसफर इनकम जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, यानी गिफ्ट्स वगैरह, ठीक है। तो फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, हाउस होल्ड फर्म को कौन कौन सी सर्विसेज दे सकता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये सारी हमारी फैक्टर सर्विसेज, क्लियर है, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्म क्या देती है, फर्म भी तो हाउस होल्ड को कुछ देगी। फर्म हाउस होल्ड के पास गई, क्या लेकर जाएगी, तो हाउस होल्ड ने फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज लेके गया, और अब फर्म हाउस होल्ड को क्या देगी उसके बदले, हाउस होल्ड को देगी गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर है। तो ये हुआ हमारा रियल फ्लो, ठीक है। एक बार समझा देती हूँ आपको। ये है हमारा फर्म और ये हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड फर्म को देगी फैक्टर सर्विसेज, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जैसे इस घर में से एक आदमी जाता है लेबरिंग का काम करने फर्म के पास, ठीक है। फर्म के पास गया, उसने क्या दिया, फर्म को अपनी सर्विसेज दी। इस पर्सन ने फर्म को क्या दिया, अपनी सर्विसेज दी। उसके बाद फर्म ने उसे क्या दिया, फर्म ने प्रोडक्शन किया, सामान प्रोड्यूस किया। उसके बाद फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दी, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस किए और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की हाउस होल्ड को, ठीक है। मानो फर्म बिस्किट बना रहा है तो बिस्किट मिलेगा कैसे, जब यहाँ से लेबर जाएगी, काम करेगी, फिर फर्म जाके गुड्स सर्विसेज आम जनता को प्रोवाइड करेगी, क्लियर है। तो ये हुआ हमारा रियल फ्लो, ओके। अब बात करेंगे हम मनी फ्लो की। मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में हम पेमेंट्स की बात करेंगे कि पैसा अब मिलेगा, पैसा अब जाएगा, मनी की बात कर रहे हैं ना। तो मनी फ्लो में हम पैसे की बात करेंगे। उल्टा हो जाएगा कि हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, हाउस होल्ड फर्म को देगा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब जब वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है, तो उसके बदले क्या देगा, पैसा देगा ना फर्म को। हाउस होल्ड गया फर्म के पास, भाई मुझे बिस्किट खरीदने हैं, तो पैसा देगा, एक्सपेंडिचर करेगा किस पे, गुड्स और सर्विसेज पे, क्लियर है। उसके बदले फर्म क्या देगा, अब फर्म भी तो जाएगा हाउस होल्ड को, फर्म देगा इसको
फर्म देगा हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स सर्विसेज के बदले। ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स में क्या क्या आएगा हमारा, ये मैं किसी और पेन से लिख देती हूँ, नहीं तो आपको मिक्स हो जाएगा, है ना। फर्म हाउस होल्ड को देगा फैक्टर पेमेंट्स, और फैक्टर पेमेंट्स में क्या क्या आएगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर है। दोबारा से लिख देती हूँ, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। दो सेक्टर इकोनॉमी में हम बात करते हैं रियल फ्लो की और मनी फ्लो की। दो सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, फर्म की और हाउस होल्ड की। ठीक है, ये हमारे दोनों सेक्टर्स हैं, फर्म्स और हाउस होल्ड। तो सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म को दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, लैंड दे रहे हैं, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इस घर से एक पर्सन जा रहा है क्या करने, फैक्ट्री में काम करने, तो वो लेबर हुआ, वो लेबर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा है, उसके बदले फर्म उसे क्या दे रही है, फैक्टर पेमेंट्स दे रही है। मनी फ्लो हो गया ये। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज के बदले उसे क्या मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट्स मिल रहे हैं हाउस होल्ड को। ठीक है, हाउस होल्ड को पेमेंट मिल गई सर्विसेज देने के बदले। ठीक है, अगर वो यहाँ पर जा रहा था लेबर का काम करने जा रहा था, तो उसको क्या मिलेगी, फैक्टर पेमेंट में वेजेस मिलेगी। ठीक है, अगर किसी हाउस होल्ड ने अपनी फैक्ट्री दे रखी है फर्म को, तो वो क्या देगा, उसका रेंट देगा। क्लियर है, किसको, फर्म हाउस होल्ड को देगा रेंट। क्लियर है, तो फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट मिल रही है हाउस होल्ड को। ठीक है, और फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले उसका एक्सपेंडिचर दे रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, खर्चा करेगा उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों सेक्टर इकोनॉमी का रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली फर्म और हाउस होल्ड जो दोनों सेक्टर हैं वो कब सर्विसेज देते हैं, कौन किसको सर्विस देता है, कौन किसको पेमेंट देता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कौन करता है। क्लियर है, गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है, फर्म को पैसा दे रहा है। ठीक है, खर्चा दे रहा है, खर्चा कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो 3 फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 3 फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 3 फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। 3 कौन कौन से फेस होते हैं जो सर्कुलर फ्लो जो इनकम का हो रहा है, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो जो हो रहा है, उसके 3 कौन कौन से फेस आते हैं, क्या क्या फेस करना पड़ता है। ठीक है, कोई एक फर्म है वो प्रोडक्शन कर रही है, ये फर्म जो है, फर्म क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, तो उसको 3 फेसेस फेस करने पड़ेंगे। प्रोडक्शन करना पड़ेगा पहले उसको, फिर उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा उसको, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तो हुआ इन शॉर्ट कि फर्म थी, उसने प्रोडक्शन किया। ठीक है, फिर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर, ये 3 स्टेजेस हो गए। बट हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं 3 फेसेस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन की गुड्स एंड सर्विसेज की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया इनकम का कि क्या क्या चीज़ें, कितने कितने सामान, कौन कौन सा कितने का खरीदना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किया इनकम का, कितने की प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेंगे, इतने का इतने का प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेंगे, इतने का फर्नीचर का खर्चा हो जाएगा,
ठीक है, इतना हमारा डेकोरेशन का हो जाएगा। तो ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया। उसके बाद डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, कितना खर्चा टोटल हमारा इनकम का हुआ, ठीक है। तो ये 3 फेसेस सर्कुलर फ्लो के, ठीक है। तो ये तीनों फेस हमें फेस करने पड़ते हैं। नोट द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्म अ सर्कुलरिटी विथ नो बिगिनिंग एंड एंड, सो इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। तो इसको सर्कुलर फ्लो क्यों कह रहे हैं? हम इसको सर्कुलर फ्लो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कोई भी बिगिनिंग एंड एंड नहीं है, ठीक। यहाँ से फंक्शन शुरू हुआ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, घूम के आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे गया डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम पे, फिर वहाँ से फिर वापस प्रोडक्शन करने लग गया, फिर वापस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चालू हो गई। फिर यही फ्लो चलता रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिर डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, ठीक है। प्रोडक्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर एक्सपेंडिचर कर दिया। तो यही फ्लो चलता रहता है एक फर्म का, ठीक है ना। यही सर्कुलर फ्लो है इनकम का, यही फ्लो चलता रहेगा, ठीक है। सो द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर फॉर्म अ सर्कुलरिटी विद नो बिगिनिंग एंड एंड, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी समझ आ गया आपका, रियल फ्लो, मनी फ्लो, और ये 3 फेसेस जो हैं ये भी समझ आ गए होंगे आपको, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ आ गए होंगे। अब आने वाली क्लासेस में हम चैप्टर 3 को करेंगे। चैप्टर 3 में हम करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, क्या न्यूमेरिकल्स हैं उसके, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से उन फॉर्मूलाज को लर्न करना है आपको, ठीक है, किस तरह उन फॉर्मूला को बनाना है आपको, ये सब हम सीखेंगे चैप्टर 3 में। और मोस्टली इसमें से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा आपका, ठीक है। तो चैप्टर 3 करेंगे अब हम आगे, और सिलेबस भी आ गया है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्या सिलेबस है। और सैम्पल पेपर्स भी रिलीज़ किए हैं उन्होंने, तो वो सैम्पल पेपर्स भी हम एक बार देख लेंगे, उससे हमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पेपर अब आएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ MCQs आएंगे, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब मिला के फिर थ्योरेटिकल पार्ट है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। सो हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे और करेंगे टारगेट को अचीव। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।